हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इंडियन जनरेशन्स और उनके मार्केट स्ट्रैटेजीज़ पर पड़ते असर के महत्व को देखा और समझा है। हमने समझा कि क्यों हर एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, एचआर प्रोफेशनल, बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट हो या बिजनेस ओनर हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, हर एक को इन जनरेशन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की पहली जनरेशन, आज़ादी के बाद जो पैदा हुए थे, उनको हम बेबी बूमर्स बोलते हैं, उनके बारे में। तो इस जनरेशन पर आज़ादी से पहले गुलामी से लड़ाई और भारत के उन्नत भविष्य की खोज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। इसलिए इनकी सोच को गहराई से समझने के लिए हम इन्हें दो सेगमेंट्स में बांटेंगे। एक है प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये वह जनरेशन है जिसने हमारे देश में आए बड़े बदलावों को करीब से देखा है और झेला भी है। इनके पेरेंट्स 1915 से 1946 के बीच पैदा हुए होंगे, जिनको हम साइलेंट जनरेशन बोल सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग जो साइलेंट जनरेशन्स थे, इनमें से ज़्यादातर लोग आज़ादी की जंग में किसी न किसी तरह से शामिल हुए थे। इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई, पार्टीशन के बाद हुए दंगे फसाद, गरीबी और देश भर में फैली परेशानियों को करीब से देखा है और महसूस किया है। इन्होंने आज़ाद भारत को पनपते और सरकार के बदलाव और तरक्की के नए प्रस्तावों को लाते देखा है। इन बदलावों में सबसे ज़्यादा अहम थे फंडामेंटल इश्यूज, जैसे कि अपने देश को इकोनॉमिकली स्टेबल करना। इंडिया शुरुआत से ही एक एग्रीकल्चर कंट्री रहा है, इसीलिए बात हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन की, जिसके लिए सबसे ज़रूरी था इरिगेशन फैसिलिटीज़ का सेटअप लगाना या उसको सेटअप करना। और इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने पहले 5 ईयर प्लान में 1951 से 1955 के बीच जो था, उसमें ज़्यादा फोकस दिया इरिगेशन और एग्रीकल्चर पर। ये प्लान उम्मीद से ज़्यादा कामयाब रहा और हमारी इकोनॉमी में 3.6% की बढ़ोतरी हुई, और जबकि टारगेट सेट किया गया था वो 2.1% का था, विच वॉज अ वेरी गुड अचीवमेंट। इसी दौरान एग्रीकल्चर ही भारत की मेजर एक्टिविटी थी। पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में था और इसलिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। उस ज़माने के नौजवान बहुत ही ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव सोच के रहे थे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशंस। ज़मीन और सोने पे पैसा लगाना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता था। अब बिजनेस सबके लिए एक फॉरेन कॉन्सेप्ट था उसी टाइम। रिस्क की परिभाषा बड़ी थी और रिस्क टेकर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। लार्ज स्केल बिजनेसेस रिस्की था क्योंकि ना तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी और फेवरेबल थी, ना कि बैंकिंग सेक्टर मैच्योर हुआ था। इस जनरेशन में सब कुछ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एज अ रिजल्ट द होल सेटअप वॉज स्लो एंड हेंस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर कंपैरेटिवली वेरी वेरी लेस। इन सब की वजह से फोकस ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ बिजनेस पर ही था, जो कि मेजरली एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। बेबी बूमर्स की सोच पर उनके पेरेंट्स की जो साइलेंट जनरेशन है, उनकी प्ले सेफ पॉलिसी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। पर ओवरऑल पूरे देश को देखें तो भारत तरक्की की राह पे था। देशभक्ति की लहर ने भारतवासियों को एकजुट होकर नेहरू लहर का हिस्सा बने आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इस जनरेशन के लोगों में देशभक्ति और अपने परिवार और समाज के प्रति वफादारी की भावना बहुत थी। वो लोग सीमाएं निर्धारित करना जानते थे, उसकी इज्जत करना जानते थे या है। इनके लिए तरक्की का दूसरा नाम कल्चर और वैल्यूज़ के साथ ही आगे बढ़ना था। इस पीढ़ी के नौजवानों का फोकस सरकारी नौकरियां या फिर बड़ी बिजनेसेस, फैमिली जैसे टाटा, बिरला, किर्लोस्कर आदि इनके लिए काम करने पर ही था। इस उभरते भारत में बड़ा बदलाव दूसरे 5 ईयर प्लान और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बोल सकते हैं, जो रिजोल्यूशन आया था 1956 में, उसमें आया। इन पॉलिसीज़ ने पब्लिक सेक्टर लाइसेंस राज के दरवाजे खोले और हमारा नया नेशनल ऑब्जेक्टिव था उस टाइम एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना। इन नई पॉलिसीज़ के अनुसार इंडियन इंडस्ट्रीज़ 3 भागों में बटी गई थी। इनमें पहले और सबसे बड़ा भाग था पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जिनमें बेसिक और बहुमूल्य इंडस्ट्रीज शामिल थी। दूसरा भाग था स्टेट ओन इंडस्ट्रीज़ और तीसरा प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का था, जिसमें ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज़ थी। इस सेक्टर को गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग के थ्रू टाइट कंट्रोल में रखा था, जो उस समय के लिहाज से यह एक अच्छी डिसीजन थी ओवरऑल, बट कुछ चैलेंजेस भी थे उसकी वजह से।
सो उस समय की सरकार का फोकस देश की डेवलपमेंट की ओर था, जिसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर डैम प्रोजेक्ट्स जैसे कि भाखरा नांगल हो या जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे, रूरकेला की इंडस्ट्रीज़ थी स्टील की जो जर्मन्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाई थी। देन भिलाई का जो स्टील प्लांट था वो रशियंस गवर्नमेंट या रशियंस के साथ वो डेवलप किया गया था। दुर्गापुर में ब्रिटिश कोलैबोरेशन से प्रोजेक्ट्स की स्थापना हुई थी। इसी दौरान 1951 में पहला IIT भी खोला गया खड़गपुर में, जो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट था। दूसरे 5 ईयर प्लान में 6 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया था। सो अब हम समझ सकते हैं कि कैसे 1960 में इंडिया में अपनी जड़ों को मजबूत की, जिसका फल हमें आज मिल रहा है। सो उस समय जब ये चल रहा था, तब बेबी बूमर्स अपनी नौकरी और बिजनेस के लिए पूरी तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लोकल पॉलिटिक्स पे निर्भर थे। एक तरफ देश अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना रहा था और दूसरी तरफ बेबी बूमर्स खुद को। सो कितना मुश्किल है देश के ऐसे हालातों में अपने आप को एस्टैब्लिश करना। सो इन सब के साथ आए बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स जिनका असर हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स पर हमें अब भी नज़र आता है। सो चीन के साथ हुई लड़ाई ने हमारी आर्थिक कमज़ोरी को दर्शाया। हमें पता चला कि कैसे 1962 से पहले के 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। उसकी वजह से एग्रीकल्चर, जो भारत की मेन इकोनॉमी एक्टिविटी थी, उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। इसलिए तीसरे 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने दोबारा एग्रीकल्चर पर जोर डाला और नतीजे तो हमारे सबके सामने ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन की सफलता के रूप में आए हैं। सो इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी और नौजवान भी पर्सनल ग्रोथ की कोशिश में जुटे थे। और तब आए इंदिरा गांधी की लीडरशिप के साथ बड़े बदलाव, जिनमें सबसे अहम थे नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, पब्लिक वर्क्स, सोशल रिफॉर्म्स और एजुकेशन की फील्ड में इन्वेस्टमेंट। बहुत से बदलाव आए जिनकी उस समय के भारत को सख्त ज़रूरत थी। भारत ने सोवियत यूनियन के साथ 20 साल की एक ट्रीटी साइन करी देश के उज्जवल भविष्य के लिए। जैसे कुछ बहुत से बड़े बड़े निर्णय उस टाइम लिए गए। दूसरी तरफ बॉर्डर पर लड़ाइयाँ चलती रही, कभी सीनो इंडिया वॉर, कभी इंडिया पाकिस्तान वॉर, रुपए की कीमत भी गिरी। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से भारत में अनाज की पैदावार तो बढ़ी, पर देश भर में फिर भी एक इंस्टेबिलिटी थी। फिर 1975 से 1977 का समय आया जब नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई। सो इन सब बातों का प्रभाव पड़ा उस ज़माने के यूथ पर, जो है हमारे बेबी बूमर्स। सो उन लोगों के पास उस समय इकोनॉमिक ऑप्शंस बहुत ही कम थे। इकोनॉमिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। उस समय जो लोग तरक्की पाना चाहते थे और अफोर्ड कर सकते थे, वो आगे पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए UK US जाने लगे, या UK US नहीं तो फिर कोई दूसरी कंट्री या यूरोपियन कंट्री जाने लगे। इन सब हालातों की वजह से बनी है बेबी बूमर्स की सोच, जो 1947 से 1964 के बीच पैदा हुए थे। तो आइए एक बार संक्षेप में नज़र डालें इन पर, उनके एटीट्यूड पर। बेबी बूमर्स ये नए भारत की पहली जनरेशन है और इन्होंने देश को मुश्किल हालातों में बढ़ते देखा है। इनके पास ऑप्शंस बहुत कम रहे हैं, इसीलिए ये बेसिक्स के साथ रहते हैं और हमेशा प्ले सेफ पॉलिसी पे उनका ज़्यादा ध्यान होता है। इस जनरेशन ने भारत के अच्छे कल की नींव रखी है और आज भी इनमें से कई लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हायर पोजीशंस में है। इनमें टॉप बिजनेसमैन और टॉप पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। इसी तरह रिसर्च बेस्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने के लिए और समझने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।